नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रभाकर आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरु मैटी वाणी पर सादर अभिनंदन करता हूं और आपने जो लाइक और कमेंट्स हमारे पहले के वीडियो पर दिए उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, आज से मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फिलॉसफी का वर्णन शुरू कर रहा हूं। आपको सुनिए मित्रों, ब्रह्मांड ही पूर्ण है और पूर्णता ही ज्ञान है और पूर्णता को प्राप्ति करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं उसी को विज्ञान कहते हैं। मित्रों, आदिकाल में भगवान शिव आयुर्वेद के ज्ञाता थे और शल्यक्रिया के भी ज्ञाता थे। उसके बाद भगवान सूर्य और उनके पुत्र अश्वनी कुमार इसके ज्ञाता हो गए। उसके बाद समुद्र मंथन के द्वारा उत्पन्न भगवान धन्वंतरी इसके ज्ञाता थे और उसके बाद भगवान सुश्रुत मुनि जो ऋषि के रूप में थे वह शल्य क्रिया को लेकर भारतीय समाज में शल्य क्रिया को स्थापित किया, यानी कि ऑपरेशन। बाद में हिप्पोक्रेट्स के द्वारा औषधि का निर्माण हुआ जो इस धरती पर जिसे हम लोग सभी जानते हैं। हिप्पोक्रेट्स के औषधि के निर्माण के बाद डॉक्टर पैरासेल्स एक थे जो आयुर्वेद और ज्योतिष के ज्ञाता थे। वो अल्कोहल का निर्माण किए जिससे लंबे अवधि तक औषधियों को संरक्षित करके रखा जा सकता था। मित्रों, 18वीं सदी के आसपास में 17वीं या 18वीं सदी के आसपास में डॉक्टर सैमुअल हैनिमन का जन्म हुआ। उन्होंने हिप्पोक्रेट्स की थी जो चिकित्सा प्रणाली थी उसे एलोपैथिक कहा, यानी कि लक्षणों की चिकित्सा करने वाली औषधि है। बाद में उन्होंने उसमें देखा कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो रहे, तो उन्होंने लक्षणों के आधार पर ऐसी औषधियों का निर्माण किया जो लक्षण के विपरीत जा कर के काम करती है। इसी क्रम में जो उन्होंने चिकित्सा पद्धति बनाई उसे होम्योपैथी कहे। होम्योपैथी में और प्राचीन चिकित्सा पद्धति और एलोपैथी में दिक्कत ये थी कि प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेद था उसमें औषधि के निर्माण के लिए सबसे पहले ग्रह नक्षत्रों की दशा आदि देखी जाती थी। एक निश्चित तिथि निश्चित नक्षत्र में औषधि के वृक्षों को निमंत्रण दिया जाता था। किसी विशेष ग्रहों के सहयोग में उस औषधि का निर्माण किया जाता था, तो उसमें औषधि बनाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती थी। उसमें और रोगी के डायग्नोसिस के लिए भी रोगी के आने के काल को देखा जाता था, उस समय किस ग्रह आदि भोग कर रहे हैं उसके आधार पर रोगी का संक्रमण काल क्या है आदि का निर्णय करके बहुत ही लंबी चौड़ी प्रक्रिया थी उसमें औषधि के रोगी की चिकित्सा करने के लिए। बाद में जब एलोपैथी जो आया तो एलोपैथी में भी जो है मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते थे, तो हैनिमन साहब ने लक्षणों के आधार विपरीत काम करने वाली लक्षणों को मिलाकर के एक उसकी विपरीत वाली जो औषधि का निर्माण किया जो कि होम्योपैथी कहलाई। मित्रों, ये तीनों ही चिकित्सा पद्धति में वनस्पति, मिनरल्स और एनिमल तीनों किंगडम का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा मणि आदि जो थे नग उन लोगों का और धातु जो थे उनका भी उपयोग किया जाता है, जैसे मोती भस्म, माणिक के सोना भस्म, माणिक भस्म, नीलम भस्म, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में। मित्रों, इन चिकित्सा पद्धति की इतनी जटिलताएं थी, इन्हीं को देखते हुए हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का निर्माण किया जिसमें सिर्फ रस और रक्त के दूषित होने पर रोगों की इलाज सरलता से किया जा सके और उन्हें सिर्फ वनस्पति जगत को ही चुना। वनस्पति को
वनस्पति को इसलिए चुना क्योंकि हम जो भोजन करते हैं या इस धरती पे जितने भी सजीव हैं वो जो भोजन करते हैं वो सिर्फ वनस्पति के आधार पर ही जीवित रहते हैं। जो मांसाहार करने वाले जीव हैं वो भी उन्हीं जीवों का संहार करते हैं, शिकार करते हैं जो मांसाहार पे जो शाकाहारी होते हैं और शाकाहार के द्वारा अपने शरीर को पोषित कर लेते हैं। तो मित्रों, इसके द्वारा इस प्रकार से वो अपना सारा काम करते हैं, तो इसलिए उन्होंने वनस्पति जगत को अपनाया। अब मित्रों, कई लोग कहते हैं होम्योपैथी चिकित्सक मित्र कि इसमें जो औषधियाँ हैं वो होम्योपैथी की औषधियाँ हैं। मित्रों, होम्योपैथी में मटेरिया मेडिका तो है, लेकिन वनस्पति के नाम पर या मटेरिया मेडिका के नाम पर कोई ऐसा कॉमर्शियल उसमें ट्रेड नेम नहीं है जिससे कि हम उसकी औषधि कर सकें। होम्योपैथी में जिन औषधियों का नामकरण किया गया है, जिन्हें हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, वो सारे के सारे बॉटेनिकल, जूलॉजिकल या केमिस्ट्रियल नेम है जो IUPAC या नोमेनक्लेचर के आधार पर आधारित है। क्योंकि हम जब किसी वस्तु को, जैसे एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, अगर मान ले हमारे पास में जौ है तो जौ को बार्ली भी कहते हैं, ओट भी कहते हैं, लेकिन कहीं पर बार्ली कहते हैं, कहीं पे ओट कहते हैं, अंग्रेजी में ओट कहते हैं। लेकिन अब सभी जगह इसको बार्ली या ओट के नाम से हम या जौ के नाम से नहीं जाना जाता है, कहीं और किसी और कंट्री में इसका कुछ और नाम है। लेकिन अगर इसी को अगर हम एवेना सटाइवा के रूप में कह दें तो पूरी दुनिया इसे समझ जाए कि हम जौ के बारे में कह रहे हैं। इसी तरह से बशनाग, कालविश, धतूरा आदि नाम से जानते हैं, लेकिन इसको अगर हम एकोनाइट के रूप में कह दें तो सभी लोग समझ जाएं कि एकोनाइट का मतलब क्या है। तो मित्रों, ये जो हम बॉटेनिकल नेम का प्रयोग इसीलिए किया, तो हैनिमन साहब को किसी और अपनी चिकित्सा पद्धति में किसी और नाम को अलग से प्रयोग करने की जरूरत, क्योंकि वो सिंगल यूज करते थे। इस होम्योपैथी में सिर्फ सिंगल मेडिसिन का यूज होता है लक्षणों के आधार पर। आज के युग में हम 3-4 औषधियों का मिला करके सेवन करें, लेकिन जो होम्योपैथी का सिद्धांत है उसके आधार पर नहीं, हम अपने प्रयोग और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। लेकिन होम्योपैथी का सिद्धांत कहता है कि आप सिंगल औषधि का प्रयोग करें। अगर उसमें कई तरह के रोग हैं तो आप अलग अलग स्थानों पर सिंगल औषधियों का ही प्रयोग करें, एक साथ कंबाइंड करके देने का प्रचलन होम्योपैथी में नहीं है। लेकिन मैटी साहब ने 8 से लेकर के 2 से मिनिमम न्यूनतम 2 अधिकतम 15 से 19 औषधियों के एक साथ प्रयोग कर करके और उन्होंने कई तरह की औषधियाँ बनाई, जिसमें जो है सो उन्होंने 115 औषधि वनस्पतियों को जो है सो चयन किया और उससे 38 औषधियाँ बनाई। तो इस प्रकार से मित्रों इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थापना हुई। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा शास्त्र में, हालांकि मैं अपने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ और आज मैं फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा का मूल सिद्धांत ये है कि रस और रक्त को शुद्ध करना। जब कोई बाहरी चीज़ हमारे शरीर पर आक्रमण करता है तो हमारे शरीर की लसिका और रक्त दोनों ही अशुद्ध होते हैं और दोनों की अशुद्धि में जो है सो हम इसको शुद्ध करके और हम रोगी को नवजीवन प्रदान करते हैं। तो मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए विचारों के साथ, फिलॉसफी के नए अध्याय के साथ आपके पास फिर उपस्थित होंगे। आपने अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसमें लाइक का बटन दबाइए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आगे भी आपको मिलता रहे। मित्रों, कोरोना वायरस का समय, कोरोना काल में अपने घर में बैठें, सेफ रहें और नए नए गीत गुनगुनाते रहें और एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंस रखें, नैतिक डिस्टेंस नहीं बनाएं। कल आपके जो अपने हैं और उनसे दूरी मत बनाएं। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।